नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्री परिषद मीटिंग। पीएम मोदी ने बैठक में स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज। वैदिक मंत्रों से गूंजेगा राम मंदिर। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। बंगाल के कांग्रेस नेता शंकर मालाकर तृणमूल में शामिल। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग को लगेगा झटका। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, हाई कोर्ट स्वैत संज्ञान लेकर सजा नहीं बढ़ा सकते। आ गई जनगणना और कास्ट सेंसस की तारीख। 1 मार्च 2027 तक आएंगे आंकड़े। जम्मू कश्मीर में नए स्वरूप में होगी जनगणना। आबादी में हो सकती है 20 से 30% तक बढ़ोतरी। भारत में कोरोना के मामले तोड़ रहे रिकॉर्ड। कोविड मरीजों की संख्या 4000 पार। केंद्र ने राज्यों से तैयार रहने को कहा। बेंगलुरु भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख। जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति संवेदना। बेंगलुरु हादसे पर आई विराट कोहली की प्रतिक्रिया। पूरी तरह से टूट गया हूं, मेरे पास कहने को शब्द नहीं। पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात। सिक्किम का लाचेन गांव पूरी तरह से कटा। 9 लाख लोग प्रभावित। अब तक 50 की गई जान। यूक्रेन पर पलटवार करेंगे पुतिन। ट्रंप से फोन पर बात करके रूसी राष्ट्रपति ने दे दिया संकेत। बिलावल भुट्टो ने खुद ही दुनिया के आगे खोल दी पाक की पोल। पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश का इतिहास बदलने में जुटी यूनुस सरकार। शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि छीनी। नोटों से भी हटेगी तस्वीर। विदेश मंत्री इशाक डार ने दुनिया के सामने कबूला सच। ऑपरेशन सिंदूर याद कर कांप जाता है पाकिस्तान। अफगान शरणार्थियों पर जुल्म ढा रहा पाकिस्तान। 2 महीने में 2 लाख लोगों ने छोड़ा पाक। चीन ने दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। यूरोप का ऑटो उद्योग प्रभावित। कई बड़ी कंपनियों का उत्पादन बंद। IRCTC में फर्जी आईडी से टिकट बुक करना होगा मुश्किल। AI आधारित तकनीक लागू। भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। स्पेन में लॉन्च किया गया अमूल का दूध। बाजार में शुरू हो गई आपूर्ति। ट्रंप के टैक्स बिल पर फिर भड़के एलन मस्क। कहा, किल द बिल। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने अपनी ही सरकार के एक निगम को लेकर सवाल उठाए हैं जो गन्ना किसानों और मजदूरों के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस निगम को और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। पंकजा ने इस मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से पहले भी बात की है और जल्द ही फिर से मिलने वाली हैं। ये बातें उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर बीड जाने से पहले मीडिया से कही। पंकजा ने बताया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोक नेता गोपीनाथ मुंडे गन्ना मजदूर कल्याण निगम बनाया था। इसका मकसद गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा जैसे EPF और दूसरी सुविधाएं देना था। पंकजा ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की मेहनताना 34% तक बढ़वाने के लिए खूब मेहनत की, जो अब भी सबसे ज्यादा है। लेकिन उनका मानना है कि निगम को और तेजी और दक्षता से काम करना चाहिए ताकि मजदूरों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जब उनसे पूछा गया कि 2019 से 2024 तक जब वो जनप्रतिनिधि नहीं थी, क्या वो उस मुश्किल वक्त में अपने पिता को याद करती थीं, तो पंकजा ने जवाब दिया कि वो उस समय को संघर्ष नहीं बल्कि एक मौका मानती हैं। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। पंकजा का यह बयान दिखाता है कि वो गन्ना मजदूरों के हक के लिए लगातार काम कर रही हैं और चाहती हैं कि उनके पिता के नाम पर बना निगम और बेहतर काम करे। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद से महायुति में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी में रार देखने को मिल रही है। दोनों गुट आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं और इस बीच खबर आ रही है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार ने शिंदे गुट के मंत्रियों को फंड के मामले में ठेंगा दिखा दिया है।
अजीत पवार शिंदे को तवज्जो नहीं दे रही हैं। इससे शिंदे गुट के मंत्री काफी नाराज हैं और उन्होंने दादा पर साफ आरोप लगाया कि वो विकास के लिए उन्हें फंड नहीं दे रही हैं। हाल ही में मुंबई में एक बैठक हुई जिसमें इन मंत्रियों ने शिंदे के सामने अपना दुखड़ा रोया और अजीत पवार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसको लेकर उद्धव गुट के सामना में एक लेख छापा गया है जिसमें लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बैठक में हर एक विभाग की प्रगति की समीक्षा की। विभाग का काम किस तरह चल रहा है, कितने काम पूरे हो चुके हैं और कितने बाकी हैं, फंड की कोई समस्या या अड़चन है क्या, इन सभी मुद्दों पर जानकारी ली गई, जिस पर मंत्रियों ने साफ तौर से कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनके विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही हैं। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि अजीत पवार राज्य के वित्त मंत्री हैं, अगर उन्हें दादा की तरफ से फंड नहीं मिलेगा तो वो विभागीय कार्य कैसे करेंगे। इस पर शिंदे ने कहा कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने ये मामला उठाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। इससे पहले शिंदे को मनाने के लिए सीएम फडणवीस ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से अजीत पवार नाराज हो गए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत राज्य की सभी फाइलें सीएम फडणवीस तक पहुंचने से पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास से होकर गुजरेंगी। पहले ये फाइलें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास जाती थी, फिर मुख्यमंत्री को भेजी जाती थी। इसके जरिए शिंदे और अजीत पवार के बीच बराबरी लाने की कोशिश की गई। सरकार के इस कदम से अजीत पवार में नाराजगी देखी गई। बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद से ही महायुति में कलह की खबरें सामने आती रही हैं। एक ही सरकार में रहने के बावजूद दोनों ही गुटों के बीच मतभेद समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कमजोर करने की कवायद में जुटे रहते हैं। अंदर जीत का जश्न और बाहर लगता रहा लाशों का ढेर। ये हाल हुआ आरसीबी की विक्ट्री जश्न के दौरान। बेंगलुरु में कल आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भयंकर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो वहीं 33 लोग बुरी तरह घायल हो गए। दरअसल आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान कई लोगों ने दीवार फांदने की कोशिश की। एंट्री गेट पर हजारों की भीड़ मौजूद थी। करीब 3 लाख लोग सड़क पर मौजूद थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और देखते देखते जश्न मातम में तब्दील हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जो गिरा उठ ही नहीं पाया। भीड़ के चलते एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। लोग घायलों को सड़क पर ही सीपीआर देते रहे। एबीएम मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर युवा हैं। इसमें 5 महिला और 6 पुरुष हैं। सभी की उम्र 13 से 33 साल के बीच है। इनकी मौत सिर, रीढ़, पेट में गंभीर चोट लगने से हुई। जश्न के दौरान अंदर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मौजूद थे, लेकिन किसी को भी परेड के दौरान बाहर मची भगदड़ की खबर नहीं थी। भगदड़ के कारण का जब पता लगाने की कोशिश की तो कुछ अहम बिंदु सामने आए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री थी। पास आरसीबी की वेबसाइट से लेने थे। बुधवार को ये घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो साइट क्रैश हो गई। पास पाने वालों के साथ ही बिना पास के लोग भी स्टेडियम में पहुंच गए, लेकिन स्टेडियम प्रबंधन इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाया। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की थी, लेकिन बाहर 3 लाख लोग जमा थे। भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 को तोड़ने की कोशिश की, जिसे देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया। नाले पर रखा स्लैब अचानक ढह गया और हल्की बारिश के बीच भगदड़ मचनी शुरू हो गई। तो वहीं भीड़ को बढ़ता देख स्टेडियम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे पास लेकर आए लोग भी अंदर नहीं घुस पाए। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया और गेट नंबर 10 पर स्थिति बिगड़कर कंट्रोल के बाहर हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं, बच्चों को पीछे धकेला तो कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद भगदड़ मचनी शुरू हुई और फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाहर की ओर भागने लगे। कुछ लोग सांस न आने की वजह से दम घुटने से मर गए तो कुछ भीड़ के नीचे कुचल कर मर गए। बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद आरसीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया। आरसीबी ने लिखा, हमें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आरसीबी ने अपने सभी फैंस से अपील की है कि वो सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ से बचें। टीम ने ये भी कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है लोगों की सुरक्षा और भलाई। तो वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को भी जब सूचना मिली तो वो घायलों का हाल जानने अस्पताल में पहुंचे। घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, असेंबली विधानसभा में आरसीबी टीम का सम्मान हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई थी। स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोग जुटे थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे।
हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। तो वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया और घायलों के मुफ्त इलाज की बात कही। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो वहीं विराट कोहली ने भी इस पर दुख जाहिर किया। सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले खिलाड़ियों ने इस घटना पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सचिन ने एक्स पर लिखा, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ वो अकल्पनीय त्रासदी है। मेरा दिल हर प्रभावित परिवार के साथ है। सभी के लिए शांति और शक्ति की कामना करता हूँ। तो वहीं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि मृतकों और घायलों के परिवार की जितनी मदद हो सकती है हम करेंगे। कर्नाटक सरकार और आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी बात हो रही है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विपक्षी दल बीजेपी ने कहा कि ये घटना सरकार की वजह से हुई है। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्या सावधानियां बरतनी होगी, ये सुरक्षा में चूक है, न्यायिक जांच हो। और आखिर ये कैसी बात कर्नाटक सरकार द्वारा कही जा रही है। तो वहीं भगदड़ में बचे लोग इसे पूरी तरह से सरकार और स्टेडियम प्रशासन को ही इस भयंकर हादसे का जिम्मेदार मान रहे हैं। हादसे में पीड़ित एक व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है। हमारे पास टिकट थे। मैं आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न देखने आया था, लेकिन भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद वहां पसरा मातम देखकर स्तब्ध था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई इस भगदड़ में पहली नजर में आयोजकों की हड़बड़ी देखी गई। आनन फानन में आयोजित इस कार्यक्रम के टिकट भी हड़बड़ी में बेचे गए। भारी भीड़ जमा हो गई, जिन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल था ही नहीं। सबसे बड़ी अमानवीयता ये थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मरते रहे और अंदर आईपीएल कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थी, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पहला और सीधा सवाल सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ही उठाया जाएगा। यानी कि सरकार को इस बात का अंदाजा कैसे नहीं था कि आखिर देश के इतने बड़े गौरवान्वित दिन पर उनके राज्य के लोग इकट्ठे होंगे ही नहीं। आपको बता दें कि वहाँ 3 लाख लोगों की भीड़ पर केवल 5000 पुलिसकर्मी ही तैनात थे। ये प्रशासन और सरकार की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। शासन प्रशासन बिल्कुल इस मामले पर सतर्क ही नहीं हुआ। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए ही नहीं गए। ऐसी व्यवस्था की ही नहीं गई जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितनी स्टेडियम के झेलने की क्षमता थी। और अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था। राज्य की भीड़ को मैनेज करना सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्हें इस हादसे की खबर ही नहीं हो सकी। वो आराम से अंदर जश्न मनाते रहे। तो वहीं आखिर लोग भगदड़ को सीरियस लेना कब शुरू करेंगे। लाखों की भीड़ इकट्ठे होते ही भयंकर भगदड़ के आसार बन जाते हैं। फिर भी लोगों ने उस जगह जाना चुना, आखिर क्यों। आप इस भगदड़ का जिम्मेदार किसे मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यूपी के अमेठी में एक दलित की बेरहमी से हत्या का बड़ा मामला सामने आया है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और जानवरों के बाड़े में उसके शव को रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर कंबल और पॉलिथीन में लपेटकर फेंक दिया गया। मृतक का नाम सागर है, जो कि रामा चौहान गांव का रहने वाला था। सागर का शव घर के पास पड़ोसियों के जानवर के बाड़े में देखकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रामा चौहान गांव के रहने वाले सिद्धार्थ मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी संगीता देवी, बेटा सागर और 2 बेटियां आरती और स्वाति एसडीएम कॉलोनी में रहते थे। बड़ी बहन आरती ने बताया कि सागर 12वीं तक पढ़ा था। वो नौकरी के सिलसिले में आज ही दिल्ली जाने वाला था। सागर की शादी प्रतापगढ़ के गोसाई का पूर्वा लालगंज की रहने वाली मोहिनी से तय हुई थी। सागर ने मंगलवार रात 11 बजे परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद रोज की तरह ही बिस्तर लेकर छत पर सोने चला गया, जिसके बाद सुबह 4 बजे जब सागर को उठाने के लिए उसकी बहन छत पर गई तो वहां वो नहीं था। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा तो घर वाले परेशान होने लगे। सागर की बहन ने बताया कि पड़ोसी रविंद्र सिंह के पशु बाड़े से लगातार भैंसों की आवाज आ रही थी। हमने पास जाकर देखा तो सागर का शव बाड़े के अंदर पड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे थे और गला रेता हुआ था।
शव को बोरी और पॉलिथीन से ढककर छिपाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सागर पड़ोस में रहने वाली दलित परिवार की एक लड़की से प्यार करता था। रात में वो लड़की से चोरी छिपे मिलने गया था। दोनों के रिश्ते को लेकर लड़की के परिवार से उसका पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी दोनों मिलते रहते थे। तो वहीं सागर का रिश्ता उसके घर वालों ने मोहिनी नाम की एक लड़की के साथ कहीं और तय कर दिया था। उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के मुताबिक सागर के घर वाले और मंगेतर हत्या को पूर्व नियोजित साजिश मान रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सागर की हत्या पूरी प्लानिंग से की गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे पीआरबी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना संग्रामपुर अंतर्गत पूरे रामा चौहान गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल एवं फील्ड यूनिट की टीम वहां भेजी गई और वहां पहुंचकर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागरपुर सिद्धार्थ है, उम्र लगभग 22-23 वर्ष, उसके गले पर चोट के निशान थे। तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए और साक्ष्य संकलन करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। बीमार धर्मेंद्र की खबर सुनते ही हर किसी को झटका लग गया। बढ़ती उम्र के चलते अब धर्मेंद्र को लेकर डर सताने लगा है। धर्मेंद्र अपने आप को फिट रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। धर्मेंद्र को अचानक डॉक्टरों ने क्या कह दिया कि सनी देओल ने बिना देरी किए उन्हें अमेरिका लेकर पहुंच गए। सनी देओल ने अपने काम पर रोक लगा दी है। वो सब छोड़कर पिता की देखभाल में घबराते हुए इलाज के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। खबर आते ही हर कोई धर्मेंद्र के लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन इस बीच हेमा मालिनी का जिक्र कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रकाश कौर भी अमेरिका पहुंचने वाली है। धर्मेंद्र की हालत खराब होते ही प्रकाश कौर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धर्मेंद्र अभी कुछ दिन तक अमेरिका में ही रहेंगे, क्योंकि वहां धर्मेंद्र की बेटियां अजीता विजेता रहती हैं। शायद इसलिए हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र को देखने अब तक अमेरिका नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन हेमा मालिनी अपने धर्म के लिए किसी भी हालत में पहुंचने वाली होंगी। हो सकता है कि हेमा मालिनी आज ही पहुंच गई हो। आप हिंदू हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ। बकरीद में बकरा काटना क्या दुष्ट काम है? बकरा काटना बकरीद में दुष्ट का कार्य नहीं है, एक सुन्नत है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाके इस बाबा को उस सुन्नत के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ज्ञान बहुत दे रहे हैं। लेकिन होली के समय जो है उस वक्त बकरा कटता है। कामाख्या चले जाइए और तमाम मंदिरों में एक झटके में बकरे का सर और धड़ अलग हो जाता है। उस वक्त बाबा मौन रह जाते हैं। कई जगह दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।